क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित का जो है मॉडल पेपर। कक्षा 10 गणित का जो मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड के वेबसाइट से लिया गया है, तो इसके जो है बहुविकल्पी प्रश्नों का आज सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए इसको जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक कुछ निर्देश दिया गया है, तो इस निर्देश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से जो है केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए क कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। तो वे दो संख्याएं जिनका जिसका एचसीएफ या मौसक कहते हैं वह जो है एक हो, तो वे जो है संख्याएं क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं कि इसका एचसीएफ जो है एक आता है। तो जिसका एचसीएफ एक आएगा ना, जिस इन दो संख्याओं में एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो जिसका एचसीएफ एक आएगा वही जो है सह अभाज्य संख्या होगा। तो हम लोग अगर पहला का ज्ञात करें तो 14 है और 35 है। तो इसका अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 14 35 का जो है एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 35 में जो है 14 से भाग देंगे। 14 दूना 28, 14 तिया 42, तो 14 दूना 28 हो जाएगा। और 15 में से 8 जा 7 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे 14 में, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आ रहा है 7। इसका एचसीएफ कितना आया, 7। तो ये भी नहीं होगा, ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं है। एचसीएफ एक आना चाहिए, ठीक है। अब 18 25 का देखते हैं। तो 18 से जो 25 में भाग देंगे, मतलब जो छोटा अंक है उससे बड़े अंक में भाग देंगे, ठीक है। मैंने एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि से, और उसके बाद से क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये आप लोग देख ही रहे हैं। अब 18 से 25 में भाग देंगे तो 18 दूना 18 का 18 दूना 36, तो एक बार में जाएगा। तो 18 का नाम 18 हो जाएगा। 15 में से 8 जा 7 हो जाएगा। और फिर जो है क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 7 को भाजक बना लेंगे। 7 से फिर 18 में भाग देंगे। 7 दूना 14 हो जाएगा। और 8 में से 4 4 हो जाएगा। फिर 4 से भाग देंगे 7 में, तो 7 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर 3 हो जाएगा। फिर 3 से जो भाग देंगे 4 में, तो फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 1 से भाग देंगे 3 में, तो 1/3 3 हो जाएगा। 1/3 3 हो जाएगा। यानी कि सब मिला के जो है इसका एचसीएफ ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ हो गया 1। तो यह जो है हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही होगा, ठीक है ना। तो इसमें विकल्प जो है 2 सही होगा। तो इसका विकल्प 2 ट्रिक कर लीजिए, ठीक है। इसका विकल्प 2 ट्रिक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ख, द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस में 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो इसमें जो है मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो मूलों का गुणनफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है प्लस में ही होता है। तो ये प्लस में होता है C/A। ये जो है क्या होता है, प्लस में C/A होता है, ठीक है। मूलों के गुणनफल का सूत्र C/A होता है। तो C क्या होता है भाई, आप लोग जानते होंगे कि अचर पद का गुणनफल होता है। और A क्या होता है, तो x स्क्वायर का गुणनफल होता है। तो इसको जो हम लोग तुलना कर लेते हैं अपने मानक समीकरण से। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस में 4x बराबर 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 0 बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको मानक समीकरण के रूप में लिखा गया है। मैंने हमारा मानक समीकरण द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax का स्क्वायर
धन bx धन में c बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें c वाला पद गायब है, इसका मतलब c वाला पद 0 है। तो इसलिए यहाँ पे 0 बराबर 0 लिख देंगे। अब हम लोग इससे तुलना कर देंगे, तो a की वैल्यू 3 है तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3। b के जगह पे -4 है तो -4 लिख सकते हैं, और c के जगह पे 0 है माइनस में तो माइनस में 0 लिख सकते हैं। माना b का मान हो गया i, c का मान हो गया माइनस में 0। ठीक है, तो अब हम लोग जो है जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान a, तो c की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे माइनस में 0, अब बटे a की वैल्यू जो है 3 है। अब 3 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा 0। तो हम लोग देख लेंगे इसमें विकल्प में जो है 0 है कि नहीं है कहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा पहला। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग ग देखते हैं। तो ग में देखिए कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि, तो समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। यहाँ पे जो है आपका पहला ही सही होगा, उसकी संगत भुजाएं जो है क्या होती है, समानुपातिक होती है। ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, तो ये पहला ही सही होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं घ। तो घ में देखिए घ में क्या कह रहा है, जो है cos 60 और cos 30 माइनस sin 60 और sin 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos 60 अंश दिया हुआ है, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस में sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री दिया हुआ है। तो cos 60 और cos 30, तो cos 60 इसमें से किसी एक को बदल लीजिए। ठीक है, इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें से हम लोग cos 30 को बदल दे रहे हैं, तो cos 60 को हम लोग cos 60 रहने देंगे, और cos 30 को हम लोग लिख सकते हैं, cos 30 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। मैंने 90 में 60 घटाएंगे तो cos 30 हो जाएगा ना, तो cos 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, मैंने इस फार्म में बदलेंगे। और sin 60 को 60 रहने दीजिए, sin 30 को बदल लीजिए, तो sin 30 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, 90 माइनस 60। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और आगे, तो cos 60 रहेगा, और cos 90 माइनस 60 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है, और थीटा की जगह पे 60 है तो 60 ले लेंगे, तो cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, थीटा की जगह पे 60 है तो sin 60 ले लेंगे। ठीक है, तो sin 60 ले लेंगे, इंटू में है, और माइनस में यहाँ पे देखिए तो sin 60 रहेगा, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, तो ये जो है cos 60 है, sin 60 है, यहाँ भी जो है cos 60 मिल जा रहा है, sin 60 मिल जा रहा है, यानी कि ये वाला पद और ये वाला पद एक समान है, ये वाला पद एक समान है, और ये प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में है। तो जब एक समान होता है तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर 0 होना चाहिए। तो यानी कि विकल्प नंबर घ का विकल्प नंबर 1 सही है। ठीक है, यानी कि 0 होगा, तो घ का विकल्प 1 सही कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद से देखिए निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, माध्य निकालना सीखे ही हैं, बहुलक निकालना सीखा गया है, माध्यिका सीखा गया है, यानी कि माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आता है, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आता है, माध्य भी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आता है। तो मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आएगा, तो आपका विकल्प चौथा सही होगा। ठीक है, आपका विकल्प कौन सा सही होगा, इसका चौथा। इसके बाद से देखिए दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 और 0 है तथा 0 माइनस 8 है, तो इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र जो है यही होता है, क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, x1 धन x2 अपान 2 होता है, किसके लिए, x के लिए, और y के लिए होता है y1 धन y2 अपान 2, y1 धन
y2/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पद x1 होता है, ये y1 होता है, ये वाला x2 होता है, ये y2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो x1 धन x2, तो यहाँ पे हम लोग अगर x का मान निकालें तो सॉरी, यहाँ पे x1 का मान निकाला जाए तो x का मान निकाला जाए तो x1 की जगह पे रखेंगे -8, x2 का मतलब हो जाएगा 0, तो इसको 0 लिख देंगे बटे में 2। यहाँ पे अगर y निकाला जाए तो y1 का मान देखिए 0 है, और प्लस में y2 का मान देखिए तो y2 का मान -8 है, तो प्लस माइनस अगर हम लोगों को लिखना है तो माइनस में डायरेक्ट 8 लिख दे रहे हैं अब बटे में 2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए भाई -8 0 में जोड़ेंगे तो -8 ही होगा, तो -8 बटे 2, 2 चौको 8, माइनस में हो जाएगा 4। उसी तरह से 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 चौको 8, माइनस में भी हो जाएगा 4। तो यानी कि x और y का मान -4 और -4 होना चाहिए। तो हम लोग का विकल्प अगर -4 मिल रहा है तो यही विकल्प हम लोग दे देंगे। तो देखते हैं इधर क्या आंसर कौन सा विकल्प है। तो इधर हम लोग देख पा रहे होंगे कि -4 ये तीसरा विकल्प है, तो ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका बहुविकल्पी प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा का सभी खंड कीजिए, दूसरा का जो है मतलब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सभी खंड कीजिए, मतलब खंड 2 करेंगे। ठीक है, सभी खंड कीजिए, प्रश्न संख्या 2 करेंगे इसका, तो अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग लंबा से लंबा जो है वीडियो देख नहीं सकते हैं, समय नहीं है आप लोगों के पास, तो इसलिए इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।